तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला पार्ट खत्म हुआ था। सियोंग रियू को 11 दिन में एक्सपायर होने वाले मिल्क शेक का फोटो भेजता है, यानी उसके पास जवाब देने के लिए 11 दिन है। इधर रियू की मॉम जब घर आती है तो डैड उनसे सवाल करते हैं कि तुम उस ह्यूंजन से क्यों मिलने गई थी। मैंने कहा था ना कि उस धोखेबाज को रियू की जिंदगी में कोई जरूरत नहीं है। मॉम कहती है कि दोनों ने एक दूसरे को धोखा नहीं दिया, शायद उनमें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। और ह्यूंजन ने मुझे बताया कि वो अभी भी रियू से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे मनाकर साथ में वापस ले जाने आया है। जो सुन डैड को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को वापस ले जाने के बारे में कहने की। मॉम कहती है क्योंकि मैं अभी चाहती हूँ कि रियू वापस चली जाए और यूएस में सेटल होकर अच्छे से अपना काम करे। डैड गुस्से में पूछते हैं कि क्या तुम यूएस से ऑब्सेस्ड हो, जो रियू को यूएस भेजने के पीछे पड़ी हो? क्या ये बताकर तुम लोगों को जेलस फील कराना चाहती हो? हमारी बेटी यूएस में जॉब करती है, चाहे रियू का वापस जाने का मन हो या ना हो, तुम्हें उसकी फीलिंग्स की कोई चिंता नहीं है। तो मॉम भी उन्हें थोड़ा सुना देती है और बताती है कि वो नहीं चाहती कि उनकी बेटी भी उन्हीं की तरह ऐसी लाइफ जिए, एक फेलियर की लाइफ। वो नहीं चाहती कि रियू भी उनकी तरह गरीबी में जिंदगी बिताए। ये सुनकर डैड उठकर चले जाते हैं, क्योंकि अगर उनके फैमिली के इस हालत के जिम्मेदार वो भी थे। बाहर उन्हें सियोंग के डैड मिलते हैं, दोनों साथ में ड्रिंक करने चले जाते हैं अपना गम भुलाने के लिए, जहाँ दोनों टली होकर अपने अपने फैमिली के प्रॉब्लम्स के बारे में, वाइफ के साथ झगड़ों के बारे में एक दूसरे को बताते हैं। अगले दिन फिर से दोंगजिन अपनी मॉम से पैसे मांगने लगता है। मॉम बताती है कि उनके पास अभी सिर्फ 2 मिलियन वॉन है। दोंगजिन कहता है आप मुझ पे इन्वेस्ट करो, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मॉम तो उसकी बातों पे आ जाती है, लेकिन तभी रियू आकर उसके कान खींचकर उसे बाहर निकालने लगती है और उसे डांटने लगती है क्योंकि इतने साल बाद भी वो मम्मी के पैसे लेकर वेस्ट कर रहा है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगता है, तो मॉम उन दोनों को ही चुप करा देती है और दोंगजिन को उसके रूम जाने के लिए कहती है। रियू मम्मी को समझाने आती है कि इसकी बात मत सुनो, इसने पहले भी आपके बहुत पैसे डुबाए हैं। मॉम कहती है मैं वो सब देख लूंगी। रियू ने फिर कहती है कि आप हमेशा उसकी तरफदारी करते हो, तो वो कैसे सुधरेगा, आप उसकी गलतियों पे भी कुछ नहीं कहती। मॉम कहती है क्योंकि बचपन से उसके हार्ट में होल है, उसका दिल कमजोर है, इसलिए हम उस पर गुस्सा नहीं करते। रियू कहती है मैं ये 1000 बार सुन चुकी हूँ कि डॉक्टर ने उसे रुलाने से मना किया है, वरना सर्जरी करानी पड़ेगी। मैं ये बचपन से सुन रही हूँ, आप उसकी हर गलती पे मुझे यही सुनाती हो। रियू कहती है पर उसका दिल अब ठीक हो चुका है, लेकिन अब तक आपकी आदत नहीं गई। मॉम कहती है जब तुम्हारे बच्चे होंगे तब तुम समझोगी अपने बीमार बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाता है। जो रियू को बहुत बुरा लगता है, कहती कि आप फिर से उसकी साइड ले रही हो, क्या बीमार होने से कुछ भी करने की परमिशन मिल जाती है, सारी गलतियां माफ हो जाती है। ये बोलकर रियू गुस्से में चली जाती है। सियोंग तेही के साथ मीटिंग में आया था, पर इससे पहले वो रियू को मैसेज करके बताता है कि और 10 दिन बाकी है और उसे गुड डे विश करता है। सियोंग का मैसेज देखकर रियू का मूड ठीक होता है, पर तभी उसके सामने ह्योंजून आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम इतनी खुश लग रही हो, क्या कुछ अच्छा हुआ? ये बोलकर वो उसे जैस्मिन टी देता है और कहता है कि मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बदल दी है। वो आखिरी मुलाकात वाला आइडिया तो फ्लॉप हो गया, इसलिए मैं हमारी पहली मुलाकात से शुरू करना चाहता हूँ। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात इसी जैस्मिन टी से हुई थी, जिससे हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कई साल पहले का। रियू यूएस के एक कैफे में थी और उसके पीछे ही ह्योंजून बैठा हुआ था। रियू के फोन का बैटरी खत्म हो जाता है और अभी उसे फोन पे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना था, पर चार्जर लेकर नहीं आई थी। ह्योंजून ने उसे अपना चार्जर ऑफर किया था। तो दोनों का काम खत्म होने के बाद रियू एज ए थैंक यू ह्योंजून के लिए एक कॉफी खरीदना चाहती थी। ह्योंजून कहता है इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है। रियू कहती है आपने मेरी इतनी हेल्प की तो एक कॉफी तो मैं आपको पिला ही सकती हूँ। ह्योंजून कहता है पर यहाँ की कॉफी अच्छी नहीं है। तभी रियू के पेट से आवाज आती है, क्योंकि उसने यहाँ पे बहुत सारी कॉफी पी ली थी। तभी ह्योंजून उसके लिए जैस्मिन टी लेकर आया था, क्योंकि इससे डाइजेशन में हेल्प होती है। तो इस तरह उनकी पहली मुलाकात हुई थी। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, ह्योंजून कहता है जिस तरह तुमने उस दिन मुझे देखकर मुस्कुराया था, मैंने सोचा आज भी मुझे देखकर खुश होगी, इसीलिए तुम्हारे लिए जैस्मिन टी लेकर यहाँ वेट कर रहा था। तो आज की मुलाकात शॉर्ट रखते हैं। ये बोलकर वो चला जाता है, जिससे रियू फिर से कंफ्यूज हो जाती है। इधर सियोंग और तेही के बनाए डिजाइनर पॉट्स कंपनी को बहुत पसंद आता है, पर तेही सियोंग को टीज करते हुए कहती है कि शायद तुम्हें इतने अच्छी तरह से डिजाइन नहीं करने चाहिए थे, तब शायद इन्हें पसंद नहीं आता और हम साथ मिलकर फिर से काम करते। तो सियोंग भी मजा करते हुए कहता है कि मेरा काम कभी रिजेक्ट हो ही नहीं सकता। तेही कहते हैं कि तुम मेरे साथ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो गए हो। सियोंग कहता है जैसा तुमने कहा था कि जब तक ट्राई नहीं करते हो तब तक रिजल्ट का पता नहीं चलता, इसीलिए फाइनली मैंने हिम्मत करके ट्राई किया और रियू को अपनी फीलिंग्स बता दी, पर अभी तक मुझे उसका आंसर नहीं मिला। तो तेही इनडायरेक्टली विश करती है कि रियू का जवाब ना में हो। देन कहती है शायद इसीलिए लोग कहते हैं कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं रहते। तो सियोंग कहता है कि रियू एक लड़की है, इसलिए मैं उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता, ऐसा नहीं है, बल्कि वो रियू है इसीलिए मैं सिर्फ उसका दोस्त बनकर नहीं रहना चाहता। तेही कहती है ये सुनकर मुझे गुस्सा तो आ रहा है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम अब साथ में नहीं और तुम किसी और को पसंद करते हो, इसलिए मैं इसका कुछ कर तो नहीं सकती। पर तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। कॉलेज टाइम में मैं बहुत इमैच्योर थी, इसीलिए तुमसे ब्रेकअप कर लिया था। तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी में पॉजिटिविटी आई थी, इसीलिए मैं आज तक तुम्हें भूल नहीं पाई। तो इसका मतलब इस बार तुमने मुझे डंप कर दिया, पर रियू तुम्हें भी तो डंप कर सकती है। उस दिन रेस्टोरेंट में जो लड़का उसके साथ था वो दोनों काफी क्लोज लग रहे थे और वो काफी सेक्सी और मैच्योर भी था। सियोंग कहता है तुम्हारी आंखें खराब तो नहीं हो गई? तेही कहती क्या तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं रियू तुम्हारे बदले उसे ना चूज कर ले? सियोंग कहता है ऐसा नहीं होगा। तेही कहती फिर भी अगर ऐसा हो गया तो मुझे कॉल करना, साथ में ड्रिंक करने चलेंगे तुम्हारा गम भुलाने के लिए। ये बोलकर वो चली जाती है। तभी सियोंग को दोंगजिन का मैसेज आता है जो उसे रात को घर पे मिलने आने के लिए कहता है। इधर रियू की मॉम बैंक से 2 मिलियन वॉन निकाल लेती है। वो घर की ओर आ ही रही थी कि तभी वो रियू को कुकिंग क्लास से बाहर आते हुए देखती है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कौन सी जगह है, तो वो क्लास से बाहर आते हुए एक दूसरी लेडी से पूछती है जो इन्हें बताती कि यहाँ कुकिंग क्लास होता है, जिससे मॉम समझ जाती कि रियू ने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है। तो वो जल्दी से आकर ये बात रियू के डैड को बताती है। रात को जब रियू घर आती है तो वो अंदर सियोंग को देखती है
जो उसे बताता है कि मुझे दोंगजिन ने बुलाया है क्योंकि उसके पास मेरे लिए कोई प्रपोजल है। वो अभी घर आ रहा है, इसीलिए उसने मुझे वेट करने के लिए कहा। रियू समझ जाती है कि दोंगजिन इससे भी पैसे मांगने वाला है, इसीलिए तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो दोंगजिन को ढूंढने जाने वाली थी। पर तभी मॉम डैड पहुंच जाते हैं। रियू ने दोंगजिन के करतूत के बारे में बताने लगती है, लेकिन मॉम तो उसके बैग से सब कुछ नीचे फेंक देती है जिसमें उन्हें कुकिंग की किताब मिलते हैं। जो देखकर तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि ये सब क्या है। सियोंग उन्हें शांत करने की कोशिश करता है तो रियू उन्हें बता देती है कि उसने कुकिंग क्लास ज्वाइन किया है क्योंकि वो खाना बनाना चाहती है। सियोंग उसकी मॉम को शांत कराने लगता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि रियू ने बहुत ही सोच समझकर फैसला किया है। इससे मॉम समझ जाती है कि इस बारे में सियोंग को भी पता था। मॉम तो दोनों पे ही गुस्सा करने लग गई थी। तो रियू कहती है कि सियोंग ने कुछ नहीं किया, ये मेरा डिसीजन है और मेरा ड्रीम है। जो सुनकर तो मॉम और भड़क जाती है। डैड कहते हैं तो इसीलिए तुम हमारे रेस्टोरेंट आती थी वहाँ का किचन यूज करने के लिए। रियू कहती है प्रैक्टिस करने की जगह नहीं थी इसीलिए यूज किया, मुझे ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपको बताने वाली थी। डैड पूछते हैं क्या तुम सच में ऐसा काम करना चाहती हो। रियू हाँ कहती है। रियू कहती है मैंने बहुत मेहनत की है इस ड्रीम को पूरा करने के लिए। डैड पूछते हैं फिर तुम्हारे पुराने काम का क्या होगा, तुमने जो इतने साल मेहनत करके पढ़ाई की उसका क्या। रियू कहती है कि वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने जो काम किया जो सीखा वो अच्छा था, पर मैं वो काम करके अब थक चुकी हूँ इसीलिए मैंने वो काम छोड़ दिया। ये सुनकर अब डैड भी उसमें नाराज होते हैं और कहते हैं कि क्या इतने सालों की तारीफ तुम्हारे सर पे चढ़ गई है, तुम जहाँ 10 साल काम नहीं कर सकी वहाँ बस बैठकर ऑफिस का काम करना था वो तुमसे नहीं हुआ, तो क्या तुम ये कुकिंग का काम कर सकती हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। अब ये सुनकर रियू को बहुत हर्ट होता है। तभी यहाँ दोंगजिन भी आ जाता है और कहता है क्या फिर से रियू ने कुछ गड़बड़ कर दी। जो रियू कहती है कि क्या आप दोनों को कभी ऐसा नहीं लगा कि आप लोग मुझ पे कुछ ज्यादा ही सख्ती दिखाते हो, मुझे और दोंगजिन को इतना अलग कैसे ट्रीट करते हो, मुझे आप लोग हर छोटी बात के लिए टोकते हो। पर इस दोंगजिन ने आज तक क्या किया, पहले इसको सॉकर प्लेयर बनना था पर छोड़कर भाग आया, फिर थिएटर करना था पर वो भी छोड़कर चला आया। दोंगजिन कहता है पुरानी बातों के बारे में क्यों बोल रही है, मैंने भी बहुत मेहनत की है। रियू कहती है पता है मैंने बचपन से इतना मेहनत क्यों किया है, क्योंकि आप दोनों ने इस दोंगजिन की वजह से बहुत कुछ झेला है, इसीलिए मैं आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी, लेकिन इतना बड़ा हो गया पर अभी ये क्या कर रहा है, बस आपके पैसे पे जी रहा है और आपके ही पैसे बर्बाद कर रहा है। दोंगजिन तो गुस्से में उसकी तरफ आ रहा था पर सियोंग उसे रोकता है। तो अब रियू अपनी पूरी भड़ास निकालती है, उन्हें कहती है कि आप दोनों बचपन से इसे झेल रहे हो, इसने हजारों गलतियां की पर आपने सारी गलतियां इसकी माफ कर दी है, लेकिन मुझे एक भी गलती करना अलाउड तक नहीं था। आखिर क्यों मैं अपनी लाइफ के साथ जो मैं चाहती हूँ वो नहीं कर सकती। डैड कहते हैं रियू तुम जो चाहे वो करो पर कुकिंग नहीं, तुम्हें अब तक ये अच्छा लग रहा होगा, तुमने इमेजिन भी किया होगा कि तुम्हारे रेस्टोरेंट में आकर लोग तुम्हारे बनाए खाने को एंजॉय कर रहे होंगे, ये सब सोचकर बहुत अच्छा लगता होगा। मैंने भी यही सोचकर ये काम शुरू किया था और अब तुम मेरी हालत देख सकती हो, तुम इसे नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इसे ट्राई किया हुआ है। ये सब सुनकर रियू गुस्से में बाहर चली जाती है तो सियोंग भी उसके पीछे जाता है। रियू से अपने पीछे आने से मना करती है तो सियोंग उसके आगे आकर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है एक बहुत ही अच्छी जगह जहाँ चारों ओर शांति थी। यहाँ कर रियू का मूड थोड़ा ठीक होता है। रियू पूछती है तुम्हें इस जगह के बारे में कैसे पता चला। सियोंग कहता है मैंने काफी टाइम पहले इस जगह को डिस्कवर किया था और ऐसे ही सिचुएशन में किसी को कंफर्ट करने के लिए मैंने इस जगह के बारे में याद रखा था। रियू को ये जगह काफी अच्छी लगती है, पेड़ के फूल पत्ते और इनका नाम काफी यूनिक था, हवा चलने की वजह से बहुत सारे फूल गिरने लगते हैं। रियू उन्हें पकड़ने लगती है। सियोंग पूछता है अब थोड़ा ठीक लगा। रियू कहती है बस थोड़ा एम्बैरेसिंग लगा, तुम हमेशा मेरे एम्बैरेसिंग मोमेंट्स को ही क्यों देखते हो। सियोंग कहता है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रियू कहती है मैंने मॉम डैड भाई को इतना सुना तो दिया पर अब मुझे ही गिल्टी फील हो रहा है। सियोंग कहता है ऐसा होता है, हमेशा पेरेंट्स तो सही नहीं हो सकते ना, कई बार वो अपने बच्चों के लिए भी गलत डिसीजन लेते हैं, फिर जब तुम इस बारे में उनसे बहस करने जाओगी तो तुम्हें गिल्टी फील होगा। रियू कहती है सच में यार पर तुम लकी हो, तुम्हारे पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, किसको क्या कब और क्यों बोलना है उन्हें सब पता होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारा कोई अनोइंग भाई नहीं है, इसीलिए मैं कभी कभी तुमसे जेलस फील करती हूँ। देन रियू ये सोचकर परेशान होती है कि अब से वो कुकिंग कहाँ प्रैक्टिस करेगी। सियोंग कहता है मेरे ऑफिस के किचन में कर सकती हो, सबके जाने के बाद तुम प्रैक्टिस करने आ सकती हो। रियू पहले मना तो कर रही थी तो सियोंग उसे ऑप्शन देता है कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है या नहीं, तो रियू मान जाती है पर कहती है कि याद रखना कि मैंने तुमसे रिक्वेस्ट नहीं की बल्कि तुमने ही सामने से मुझे ऑफर किया। सियोंग कहता है मैंने भी तो यही कहा, इसलिए रियू थोड़ी खुश हो जाती है और फूलों को देखकर आगे जाने लगती है। ये फूल उसे पॉपकॉर्न की तरह लगते हैं। तभी सियोंग घड़ी देखता है तो रात के 12 पार हो चुके थे। तो सियोंग उसे याद दिलाता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 9 दिन बचे हैं। जो रियू तो थोड़ी शर्मा कर भाग जाती है तो सियोंग भी उसके पीछे जाता है। मिलते हैं इसके अगले पार्ट्स में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।